Welcome back, aspirants. Today we are going to continue our general knowledge series. We have already done 6 videos in this series. आप इन वीडियोस को साथ साथ देखते चले, नोट करते चले इन क्वेश्चंस को. ये आपके लिए आने वाले हर एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं. हमारे YouTube चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगी. और अगर आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है तो आकलन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें. इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उसे ज्वाइन कर लें, वहां आपको मिल जाएगी. देखते हैं आज का पहला सवाल. सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय whom? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, ज्योतिराव फूले, बी आर अम्बेडकर या स्वामी विवेकानंद? द राइट आंसर इज बी, ज्योतिराव फूले. इनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले. 1827 से 1890 के टाइम पर ये थे और ये काफी अपने आप में पॉपुलर महाराष्ट्र के इंडियन सोशल एक्टिविस्ट रहे. इन्होंने बेसिकली जो काम किया है एंटी कास्ट, ये कास्ट सिस्टम के बहुत अगेंस्ट में थे और इन्होंने जो डाउन ट्रोडन लोग थे, बहुत पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनका काफी इन्होंने उनके लिए बहुत काम किया उन्होंने. और ये एक राइटर भी थे. The bronze statue of dancing girl was found in which of the following sites? नृत्य करने वाली लड़की की कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो या लोथल? द राइट आंसर इज सी, मोहनजोदाड़ो से. डांसिंग गर्ल ये अपने आप में काफी एक पॉपुलर स्टैच्यू है. ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू है और ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिलती है. किस समय में ढूंढी गई थी? 1926 में. और ये कुछ भी नहीं तो 4,500 साल पुरानी है. अपने आप में काफी एक अच्छा मास्टरपीस है ये. Which of the following emperor was known as लिच्छवी during the Gupta age? गुप्ता युग के दौरान निम्नलिखित में से किस सम्राट को लिच्छवी कहा जाता था? ये सभी क्वेश्चंस वो हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेंगे ही. स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? इसका सही आंसर है डी, समुद्रगुप्त को लिच्छवी बोला जाता था. इनके पिता थे चंद्रगुप्त वन और इनकी माता थी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी. और इन्होंने अपने टाइम में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर को एक्सपेंड किया. द फाउंडर ऑफ हरण्यक डायनेस्टी वाज, हरण्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त? इसका सही आंसर है ए, बिंबिसार. उस शुरुआती तौर पे तो बिंबिसार ने जो ये बनाई थी हरण्यक डायनेस्टी, इसकी कैपिटल थी राजगृह, यानी जो आज के टाइम पे राजगीर है. बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था पाटलिपुत्र, जो आज के टाइम पे पटना है. किसके समय पे? उदयन के समय पे. ये भी अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन आपके पास बन जाता है कि किसके समय में? उदयन के टाइम पर जो कैपिटल है वो राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया था. इसलिए मेन फाउंडर कौन है इसके? बिंबिसार है. Which was the first garden tomb in the Indian subcontinent? भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? ये भी अपने आप में बहुत पूछा जाना वाला क्वेश्चन है. वैसे भी एक तो फर्स्ट है कि कौन सी वो चीज पहली थी. गार्डन टोम्ब यानी कि उद्यान में बना हुआ मकबरा. टोम्ब ऑफ जहांगीर, हुमायूं टोम्ब, ताजमहल या टोम्ब ऑफ मोहम्मद इकबाल? द राइट आंसर इज बी, हुमायूं टोम्ब. हुमायूं का मकबरा बनाया गया था उनकी फर्स्ट वाइफ बेगा बेगम के द्वारा 1569-70 में. और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? मिराक मिर्जा घियास ने. In 1617, the British East India Company was given permission by whom to trade in India? 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर? द राइट आंसर इज डी, जहांगीर के टाइम पर. 1617 में जहांगीर के पास ही कई ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड की परमिशन लेने के लिए, व्यापार के लिए. फिर चाहे वो थॉमस रो और हॉकिंस हो, इस तरीके के. लेकिन 100 साल बाद, यानी अगर आप बात करें 1717 की, उस समय पे ब्रिटिश की पावर काफी इंक्रीज हो चुकी थी पहले से. यही जो रॉयल परमिशन ली थी, ये किस में बदल गई थी? ये बदल गई थी एक एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज इन बंगाल, यानी बंगाल में
उन्हें इतनी आज़ादी मिल गई थी आने वाले अगले 100 सालों में कि वो फ्रीली ट्रेड कर पा रहे थे, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाई जा रही थी और इसीलिए उनको एक कमर्शियल एडवांटेज मिला इंडिया में व्यापार करने का। The city of Vijayawada lies on the bank of which of these river? विजयवाड़ा शहर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी? The right answer is C, कृष्णा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे पर मिलेगा आपको और जो विजयवाड़ा सिटी है ये कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर आपको श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देवस्थानम ये टेम्पल भी मिलेगा। Bora Caves are situated on east coast of India in which of the following hills? बोरा की गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? नल्लामल्ला हिल्स, नागरी हिल्स, अनंतगिरी हिल या हॉर्सिल हिल्स? इसका सही आंसर है सी, अनंतगिरी हिल्स। बोरा की गुफाएं, बोरा केव्स आर सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट इन अनंतगिरी हिल ऑफ अराकू वैली। हमें ये ध्यान रखना है कि अराकू वैली, इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि अराकू वैली एक बहुत ही पॉपुलर ये लोकेशन है विशाखापट्टनम में और ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। अराकू वैली ही उसी में है अनंतगिरी हिल और वहीं पर है बोरा की गुफाएं। यहाँ पर आपको स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स ये सब मिल जाएंगे। ये चूने से बने हुए अलग अलग शेप है, लाइमस्टोन से बनती हैं ये। जो बोरा की गुफाएं हैं ये सबसे ज्यादा गहरी गुफाएं हैं इंडिया की। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कोडगु, मंड्या, उडुपी या हसन? द राइट आंसर इज ए, कोडगु में। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है कोडगु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक के और ये वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट का हिस्सा है और इसका पूरा एरिया कितना है? 18 किलोमीटर। साउथ वेस्ट मानसून contributes to India's total rainfall up to the extent of, आई थिंक इसे लास्ट वीडियो में ही हमने जो दक्षिण पश्चिम मानसून है साउथ वेस्ट मानसून उसको पूरा समझा था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था किस तरीके से ये आता है इंडिया में। लास्ट या इससे लास्ट वीडियो में जीके की आप देखेंगे तो उसे एक बार दोबारा आप देख सकते हैं समझने के लिए। और उसी में इसका आंसर भी है कि इंडिया में जो कुल वर्षा होती है भारत में उसमें किस हद तक योगदान होता है? 80 to 90%, 50-55, 100% या 75? इसका सही आंसर है ए। 80 से 90% जो बारिश है इंडिया में वो सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून के ही द्वारा होती है, बाकी बची हुई होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। Chitrakoot Falls on the Indravati River, often regarded as the Niagara Falls of India, is located in? चित्रकूट प्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है उसे भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है, वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या झारखंड? द राइट आंसर इज बी, छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझिए, इसमें आपके कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला तो ये कि चित्रकूट फॉल्स कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ये कौन सी नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। और एक क्वेश्चन जो अलग से बनता है, नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? जो भारत का नियाग्रा फॉल है वो कौन है? वो है चित्रकूट फॉल जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है और ये बस्तर जिले में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7 या 8? द राइट आंसर इज 8। आपको बिल्कुल सीरीज में ये वेस्ट से ईस्ट जाते हुए आपको ये याद होने चाहिए स्टेट्स, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले गुजरात, देन राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यही वो 8 राज्य हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कोई भी क्वेरी होती है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। द लोकसभा इलेक्टेड आफ्टर 2019 इलेक्शंस इज द डैश लोकसभा। 2019 चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा कौन सी लोकसभा है? 17th, 15th, 16th या फिर 18th? द राइट आंसर इज 17th। 2019 के इलेक्शन जो हुए थे जनरल इलेक्शन, उसमें 17वीं लोकसभा बनाई गई थी।
Gandhi ji founded Satyagraha Sabha in 1919 to protest against the गांधी जी ने किसके विरोध में 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी? रॉलेट एक्ट, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन या नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ए, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट 1919 में। और यहाँ से फिर से एक अलग क्वेश्चन बन जाता है, सत्याग्रह सभा को किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। किस वर्ष में बनाया था? 1919 में। और किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए? रॉलेट एक्ट के। Who played an important role in bringing together the Muslim League and Congress in 1916? 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ था। उस लखनऊ पैक्ट में किसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी जी, नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक ने। और उस समय जो ये लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, इसी में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक इकट्ठे आए थे और इसमें मेन कंट्रीब्यूशन रहा था बाल गंगाधर तिलक का। The work of drafting of Indian Constitution was completed on। भारतीय संविधान के प्रारूपण का कार्य कब पूरा हुआ? 9 दिसंबर 1946, 5 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? The right answer is D, 26 जनवरी 1950 को ये काम पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया गया, यानी लागू किया गया। और इसी दिन को आखिरी सेशन भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो वो था 26 नवंबर 1949 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्लेस किया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसकी प्रोविजंस को। इसी के बाद से जो अभी तक डोमिनियन ऑफ इंडिया था वो बन गया रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी गणराज्य। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज डैश ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के क्या हैं? चीफ अकाउंट ऑफिसर, चीफ लॉ ऑफिसर, चीफ ऑडिट ऑफिसर या चीफ इलेक्शन ऑफिसर? इसका सही आंसर है बी, चीफ लॉ ऑफिसर, मुख्य कानून अधिकारी। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रोविजन दे रखा है और वो जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके चीफ लीगल एडवाइजर हैं। एक और बात कही जाती है कि हु इज द प्राइमरी लॉयर, तो वही प्राइमरी लॉयर भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ये अलग से क्वेश्चन है जो काफी पूछा जाता है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ही वॉज MC सेतलवाद। किस समय? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी और जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। In dash economies, all productive resources are owned and controlled by the government। कौन सी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार द्वारा सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण किया जाता है? ड्यूअल, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या कैपिटलिस्ट? इसका सही आंसर है बी, सोशलिस्ट यानी समाजवादी इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाओं में पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सिर्फ सरकार के। वही ओन भी करती है और वही उसको कंट्रोल भी करती है। और जो इंडिया है वो कैसी इकोनॉमी है? इंडिया है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का भी कंट्रोल मिलेगा और प्राइवेट का भी कंट्रोल मिलेगा। बात करें कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति की, तो ये आपको मिलेगा USA में। वहां पे सभी चीजें आपको मोस्टली प्राइवेट ही मिलेंगी। तो इसका सही आंसर है बी, सोशलिस्ट। और इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि इसमें सभी जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो रेलवे, बैंक, कुछ भी आप ले लें, मतलब हर तरह की चीजें, प्राइवेट को कुछ भी नहीं दिया जाता, वो सब ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ही होता है। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज बी, RBI। रेपो रेट को फिक्स भी करते हैं वो और मॉनिटर भी करते हैं, वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो रेपो रेट को फिक्स किया जाता है या चेंज किया जाता है टाइम टू टाइम, ये किस लिए किया जाता है? टू कंट्रोल लिक्विडिटी, मनी सप्लाई, यानी कि तरलता कितनी है, कि कितना पैसा कैश में रहना चाहिए मार्केट में, ये सब चीजें डिसाइड होती हैं इसके द्वारा। मनी सप्लाई कितनी होगी, इन्फ्लेशन, महंगाई का
दर कितना होगा, ये सब चीजें इसी रेपो रेट से फिक्स की जाती है। हाउ मेनी रजिस्टर्ड ई रिसाइकलर्स एग्जिस्ट इन इंडिया? भारत में कितने पंजीकृत ई रिसाइकलर मौजूद हैं? 100, 178, 198 या 151? The right answer is B, 178. अभी तक इंडिया में कितने 178 ई रिसाइकलर्स हैं, और ये हालांकि वेस्ट अगर हम देखें इंडिया में जनरेट होता है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ये ई रिसाइकलिंग का काम करते हैं। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं तो 2 मिलियन टन्स पर ईयर से ज़्यादा का वेस्ट जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। In which state or union territory Indian Army is celebrating 23rd कारगिल विजय दिवस? 23वां कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मना रही है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? The right answer will be B, लद्दाख में। कब होता है कारगिल विजय दिवस? 26 जुलाई को, और ये कौन सा है इस वर्ष वाला? 23वां है। इनकम टैक्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड डैश एनिवर्सरी ऑन 24 जुलाई। 24 जुलाई को आयकर दिवस की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? 160, 163, 165 या 168? The right answer is B, 163rd एनिवर्सरी। ये कब मनाई गई है? 24 जुलाई को, और किसके द्वारा? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। Who announced the setting up of Joint Theatre Commands of Tri-Services? त्रिसेवाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा किसने की? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमन? द राइट आंसर इज सी, राजनाथ सिंह ने। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने जॉइंट थिएटर कमांड की बात की, जिसमें ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज कौन कौन सी हैं, चाहे वो नेवी हो, एयर हो या आर्मी हो, इनका एक साथ इनका कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में मेल जोल होकर काम हो, इस तरीके की ये एम से, इस मोटिव से ये बनाई गई जॉइंट थिएटर कमांड को। A grand statue of Amar Shahid Chandrasekhar Azad will be installed in which city? चंद्रशेखर आजाद जी की भव्य प्रतिमा को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलोर? द राइट आंसर इज ए, भोपाल में। India's bioeconomy is likely to reach $300 billion by which year? भारत की जैव अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $300 बिलियन तक पहुंचने की संभावना रखती है? 2025, 2030, 2028 या 2029? The right answer is 2030. इस वक्त हमारी सरकार भी इस चीज़ में काफ़ी काम कर रही है, और आने वाले समय के लिए सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बायो इकोनॉमी की तरफ जाएं। यानी ज़रूरी नहीं सिर्फ कोल और पेट्रोलियम पर ही हम निर्भर रहें, बल्कि जो सड़े हुए अनाज होते हैं, जो भी बेकार कूड़ा होता है, और कई तरीके की ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं हम, और इस तरीके से हमारा टारगेट क्या है? $300 बिलियन बाय 2030, ये हमको अचीव करना है। So this was all in today's session. If you have learned anything from today's video, then please like this session. And if you have any queries, you can ask in the comment section. And you can subscribe to our YouTube channel, आकलन। और अगर आपको और भी टेस्ट सीरीज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आप गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को डाउनलोड करें।